नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पत्रिया और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का बेरोज़गार एक तो बेरोज़गार दर दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। हर कोई सरकारी नौकरी ढूँढता है। सब रोज़गार के ऐसे माध्यम प्रदेश में नहीं है कि उनको अपनाया जा सके। बागवानी, खेती से हर कोई दूर हो रहा है और नौकरी ढूँढ रहा है। और कोई भी सरकार बेरोज़गारों के लिए कोई भी नीतिगत फैसला आज तक नहीं ले पाई है। हम आज बात करने जा रहे हैं कि आउटसोर्स पॉलिसी की। आउटसोर्स पॉलिसी बैकडोर एंट्री है सीधे तौर पे, क्योंकि जिसको हुक्मरान चाहें, जिनको नेता लोग चाहें, जिनको अधिकारी लोग चाहें, उनकी चाहे शैक्षणिक योग्यता किसी और इसकी है, अनुभव किसी और का है, लेकिन उन्हें पद बाँट दिए जाते हैं। अब चर्चा ये इसलिए हो रही है, एक तो हाई कोर्ट में 2022 में बालकृष्ण बेरोजगार हैं, उन्होंने एक केस दायर कर रखा है। उन्होंने केस दायर कर रखा है सरकार के खिलाफ कि सरकार बैकडोर एंट्री को बढ़ावा दे रही है आउटसोर्स के ज़रिए आर-एंड-पी रूल के तहत कोई भी नियुक्ति नहीं हो रही है और बेरोजगारों के साथ मज़ाक हो रहा है और री-एम्प्लॉयमेंट बार-बार दिए जा रहे हैं जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस केस की इसमें राज्य सरकार की ओर से एक पक्ष रखा गया है कि राज्य सरकार ने एफिडेविट दिया है कि वो पूरी तरह से आउटसोर्स पॉलिसी की हिमायती है। जबकि सभी मुख्यमंत्री, नेता कहते हैं, पिछली बार जयराम जी ने भी एक सब कमेटी बनाई थी कि आउटसोर्स वालों को एक स्थायी हल इनका निकाला जाए, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। 5 साल वो निकल गए। अब सुक्खू जी ने कहा, मुख्यमंत्री कांग्रेस के आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसको बल्कि बढ़ावा मिला। 42,000 आउटसोर्स एम्प्लॉइज़ हैं और 155 कंपनियाँ काम कर रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से उनके रोल पे हैं कंपनियाँ। और वो अब भर्ती इसलिए उठी कि एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो मुद्दा था पिछले कई साल से फंड आ रहा था, लैप्स हो रहा था केंद्र से। अब कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि हम अब प्री नर्सरी टीचर रखेंगे और 6200 स्थान में प्री प्राइमरी टीचर नाम दिया उनको और आउटसोर्स पे उनको 10,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, लेकिन 18% जीएसटी, एजेंसी चार्जेस वगैरह सारे काट के उनको 7,000 रुपए मिलेगा। बड़े पद हैं, फिर से बैकडोर एंट्री की आशंका है, तो इसका स्थायी हल क्या है? बेरोजगार क्योंकि 1 लाख नौकरी देने का वायदा था कांग्रेस का, 25,000 के करीब पद कैबिनेट ने अनुमोदित किए हैं, लेकिन उनकी भर्ती कब होगी? क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग तो सवा साल तक तो बंद ही रहा, अभी भी पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो पा रहा, पुराने रिजल्ट अभी तक अटके हैं, वो निकालने की अभी मंत्रिमंडल उप समिति थी, मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में उन्होंने उसको ओके किया है, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट भी नहीं निकल पाए हैं। तो बेरोजगारों की आँखें सरकार की तरफ हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं उमेश दत्त जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अमित पठानिया जी हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रवीण शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो प्रवीण जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ठीक है? इसका प्री प्राइमरी टीचर के बहाने ये सामने आया है। लेकिन बालकृष्ण जैसे बेरोजगार लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस तरह से तो सारे स्थायी पद जो हैं वो खत्म हो जाएँगे धीरे-धीरे। देखिए वीरभद्र सिंह जी ने इसकी शुरुआत कर दी थी, जयराम ठाकुर जी ने इसको बहुत चरम पे बढ़ा दिया। अब सुक्खू सरकार भी इसको आगे बढ़ाने में लगी है। उनका एफिडेविट हाई कोर्ट में स्पष्ट करता है इस नीति को, कि आउटसोर्स एम्प्लॉयी का कुछ नहीं होने वाला। जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है, उसे बहुत दुःख पहुँचता है। पर जब ठगी सरकारी क्षेत्र से हो, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है और हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं के जो लाखों बेरोज़गार युवा हैं, उनके साथ जो है ये आउटसोर्स का नाम जो है, आउटसोर्स के नाम पे जो भर्ती है, वो सरकारी ठगी का निकृष्ट सबसे गंदा उदाहरण है। जो जी, सरकारी स्तर के ऊपर एक बेरोजगार युवा के साथ ठगी हो सकती है, वो आउटसोर्स के नाम पर की जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी ने इस तरह की ठगियाँ की हैं। दोनों ही पार्टियों ने पिछले लंबे समय से आउटसोर्स के नाम के ऊपर जो है बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी की है। प्रियंका गांधी जी का आपको 14 अक्टूबर 2022 का एक भाषण याद होगा जो उन्होंने ऊना में दिया कि हिमाचल जी, प्रदेश में 65,000 पद सरकारी क्षेत्र खाली हैं और जब सरकार बनेगी पहली ही बैठक में 1 लाख युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने का निर्णय लिया जाएगा और बिल्कुल, 5 लाख अन्य साधनों से हम लोग रोजगार देंगे। मतलब 5 उनका साल में। मोटे तौर के ऊपर कहना था कि हम 6 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं, नहीं 5 देखिए लाख था तो कुल प्रवीण जी टोटल 5 लाख था।
टोटल हाँ, 5 लाख तो थे। जो ये कहना चाहती थी कि 5 1 लाख लाख अन्य सरकारी साधनों से और देंगे 1 और लाख 1 लाख सरकारी और हम बाकी स्वरोजगार के के माध्यम से। माध्यम जी, से। जी, तो अब इस सरकार को बने हुए लगभग 15 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। जी, सबसे पहले मार्च में से सरकार ने कहा था कि हम आउटसोर्स के ऊपर भर्तियों को बंद करने के बारे में विचार कर रहे हैं। जब पहली बड़ी भर्ती आई तो 6,297 पोस्टों को उन लोगों ने आउटसोर्स के ऊपर देने का निर्णय ले लिया। क्या ये बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा नहीं है? आप 1 लाख लोगों के साथ तो रोजगार देने का वायदा पूरा नहीं कर पाए और जो दिया या देने की प्रयास कर रहे हैं, वो भी आप आउटसोर्स के ऊपर देने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जी, भारतीय जनता पार्टी भी जो है इसके ऊपर जो है वो ये नहीं कह सकती कि ये गलत है। 22 सितंबर 2022 को जयराम ठाकुर जी ने जो निर्णय आज प्रदेश कांग्रेस सरकार ने लिया, यही निर्णय उन्होंने लिया था। उन्होंने ये जी, कहा था कि हम लोग जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से इन भर्तियों को करेंगे, तब भर्तियों की संख्या 4700 थी। डॉक्टर साहब, ये जो जी, एनटीटी जी, की भर्ती है, मुझे लगता है ये जिस इन 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 बेरोजगार युवाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में सबसे गंदा उदाहरण है किसी बेरोजगार के साथ मजाक का। 1998 बिल्कुल, से बहुत से बच्चे जो हैं, अब तो बच्चे के बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। 1998 से एनटीटी से पास कर चुके लोग, 2003 तक पहले सिर्फ 1 वर्ष का डिप्लोमा होता था। हिमाचल जी, प्रदेश में एनटीटी का डिप्लोमा जो था 2010 के बाद उसको मान्यता नहीं मिली हुई है। हजारों युवाओं ने ये डिप्लोमा किया हुआ है और बहुत बड़ी बात है, एक के बाद एक करके ठगी। एक जीरकपुर के एक इंस्टीट्यूट ने हिमाचल प्रदेश के 17 यूनिटों के साथ एमओयू साइन कर लिया और वहां से हजारों युवकों को ये डिग्री बांट दी। अब जी, सरकार ने क्या किया है, अब सरकार ने कहा कि हम सिर्फ उन लोगों को रोजगार देंगे जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया है। अरे जो 2003 से पहले जिन लोगों ने 1 साल का डिप्लोमा किया था और मान्य प्राप्त इंस्टीट्यूट के साथ किया था, अब क्या वो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे? सरकार जी, सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से ये सारा का सारा जो है कोर्ट में फंस जाए और सरकार को ये रोजगार देना नहीं पड़े। इसकी वजह मैं बताता हूँ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वहां से हिमाचल प्रदेश को लगभग 45 से 48 करोड़ रुपए जो है हर वर्ष आते हैं, जो हर वर्ष लैप्स हो जाते हैं। लैप्स हो रहे हैं कई सालों से प्रवीण जी। हाँ, कई ये सालों से गोविंद लैप्स ठाकुर हो जी जा रहे शिक्षा हैं। मंत्री थे तब से लैप्स हो रहे हैं। अब सरकार की मुश्किल क्या है? सरकार की मुश्किल इसमें है कि अगर देखा जाए तो एक युवा के नाम पे 70,000 रुपए आएंगे। अब सरकार जी, को अपने 10% भी इसमें डालने पड़ेंगे। अगर सरकार सरकारी क्षेत्र में देती है तो उनके लिए बोझ के स्वरूप है। तो सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इसका स्थायी समाधान ढूंढने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीति थी पुरानी, उसी नीति के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जी, अगर आपने यही करना था तो 2022 में जो जयराम सरकार जी ने जो नीति बनाई थी, अगर यही करना था तो आप शुरू से ही कर देते। फिर 15 महीने वेट क्यों किया आपने? मेरा कहने का मतलब है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आउटसोर्स के नाम पे जो युवाओं के साथ ठगी हो रही है, ये दोनों ही दल उसमें बराबर सम्मिलित है। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब ये वायदा करते हैं कि हम सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे और परमानेंट रोजगार देंगे। अब जब सत्ता बिल्कुल, में आ जाते हैं तो इनकी सारी नीतियां बदल जाती हैं। फिर इनके पास बहाने होते हैं, ये अपने नेताओं को डिफेंड करते हैं, अपने राष्ट्रीय नेताओं को डिफेंड करते हैं, अपनी पॉलिसीज को डिफेंड करते हैं। परंतु जब सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर शुरू हो जाते हैं कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर युवा जाएंगे कहां? अभी बिल्कुल, तक हिमाचल प्रदेश सरकार से जेओ के रिजल्ट नहीं निकले जा रहे हैं। एक सरकार की असफलता अगर मापी जाती है तो मापी जाती है उसकी कार्य क्षमता के ऊपर। और ये मान के चलिए, पिछले 5 वर्ष है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हो या 15 महीने कांग्रेस सरकार के हो, दोनों सरकारें पूरी तरह से फेल हुई है। वो नीतियां ही नहीं बना पाई आउटसोर्स के मामले में। और वर्तमान सरकार तो वायदे करने के बाद सब चीजें भूली है। मेरा यह मानना है कि कम से कम इस मामले के अंदर वर्तमान प्रदेश कांग्रेस सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए, युवाओं से माफी मांगनी चाहिए और उन बेरोजगार युवाओं से माफी मांगनी चाहिए जो सरकारी ठगी का लगातार जो है उनकी वजह से शोषित हो रहे हैं। महेश जी, जी, आ रही है आवाज़ आ रही है? आउटसोर्स हाँ, आ रही है। आउटसोर्स भर्तियों को लेके एक बैकडोर एंट्री का एक भय रहता है बेरोजगारों में कि अब देखिए 6297 पद, ठीक है। आउटसोर्स पे कोई एसएमसी के थ्रू या किसी चीजों के थ्रू वहां भी बैकडोर एंट्री का भय रहता है, लेकिन कोई एक स्पष्ट नीति नहीं है सरकार की। आपकी सरकार भी कुछ नहीं कर पाई, ये भी कुछ नहीं कर पा रही।
इन्होंने भी 1 लाख रोजगार देने का वायदा किया और 1.5 साल बाद जो कोशिश की 6297 की, वो आउटसोर्स पे कर दी और बैकडोर एंट्री का खुला खेल होने जा रहा है। ऐसी आशंका आपके ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी उठाई है। जी उमेश दत्त जी। नहीं, ये तो बड़ी विडंबना है कि आउटसोर्स कर्मचारी और आउटसोर्स भर्तियां जो हैं, वो मानवता के भी विरुद्ध हैं। एक मानवीय तरीके से अगर आप देखेंगे तो जीवन यापन करने के लिए जिस तरह के साधन चाहिए और काम को करने में जिस तरह की लगन चाहिए, वो आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती और उसकी जो उसकी सैलरी है या जो उसको तनख्वाह मिलती है या जो उसको पैसा मिलता है, वो पर्याप्त ही नहीं है कि वो या तो काम ठीक से कर पाए या फिर वो मानव रूप जो एक ह्यूमन ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर वो अपना जीवन यापन कर पाए। और कांग्रेस ने ये परंपराएं शुरू की हैं जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देकर ठेके पे लोगों की नियुक्ति करना और उसके ऊपर ही सरकारों को और डिपार्टमेंट्स को चलाना। पिछली भाजपा सरकार ने लगभग 27,000 से ज़्यादा जो है वो स्थायी नियुक्तियाँ भी की हैं। कम से कम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विश्वविद्यालयों में, उसके साथ-साथ बहुत से डिपार्टमेंट्स में स्थायी नियुक्तियों के माध्यम से और बहुत सी आउटसोर्स भी हुई हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आउटसोर्स जो है वो मानवता के विरुद्ध है। एक समय विशेष तक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर सकता है, लेकिन पूरा जीवन 10 साल, 15 साल, 20 साल आउटसोर्स पर काम नहीं कर सकता। और जो भर्तियाँ पहले हुई हैं या पहले जो ये परिप्रेक्ष्य में जिस परिप्रेक्ष्य में इनको लिया गया था वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन आज के समय में जब टेक्नोलॉजी का समय है, इन्फॉर्मेशंस को बाँटने का समय है, ऐसे समय में बैकडोर एंट्रीज़ का प्लान करना, बैकडोर एंट्रीज़ के लिए रास्ते खोलना, बैकडोर एंट्रीज़ के लिए परिस्थितियाँ का निर्माण करना, यही है। ये कुल मिला के जो है जहाँ-जहाँ ये नियुक्तियाँ होती हैं, उन सिस्टम्स को कम करने वाला है। तो आप जहाँ भी तरह की नियुक्तियाँ करेंगे, शिक्षा में करेंगे, स्वास्थ्य में करेंगे और डिपार्टमेंट्स में करेंगे, तो वो उस डिपार्टमेंट को कम करेगा। स्थायी नियुक्तियों कांग्रेस ने तो कहा, ये हम 5 स्टार जो प्रवीण आ रहे हैं, प्रियंका का कई नौकरी प्रस्ताव उसको 1 लाख नौकरियों भर के बाद करेंगे। आज 18 महीने होने के बाद 1 लाख तो क्या 100 भी वो नियुक्ति जो है वो सरकारी स्तर पर नहीं कर पाई है। तो कहीं न कहीं मंशा गलत है। मंशा अपने लोगों को भरने की है, मंशा अपने लोगों को एडजस्ट करने की है और एडजस्टमेंट के बाद वो लोग भी मानवीय रूप से प्रताड़ित होने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो कांग्रेस की नीति में, कांग्रेस की सोच में ही खोट है। इस बात को उजागर करने की ज़रूरत है और इस पर संघर्ष करने की भी ज़रूरत है, इसको जनता के समक्ष लाने की भी ज़रूरत है जिससे इस तरह का अमानवीय जो काम है वो ना हो, ऐसा मेरा इस सारे विषय पे मानना है। जी, उमेश जी ये जो प्री प्राइमरी टीचर की भर्तियाँ एनटीटी जिन्होंने की है, ये पिछले 3 साल तक इस पे माथापच्ची आपकी भी सरकार करती रही। 4700 पद पहले तो 1 साल का डिप्लोमा मान्य होगा, नहीं होगा, ये चीज़ें चलती रही। 4700 नौकरियाँ आपके मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी कि इनको आउटसोर्स पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चुनावों का समय आ गया, सरकार पलट गई और अब इस सरकार ने पद संख्या और बढ़ा के इसको आउटसोर्स की हिमायती आपकी भी सरकार रही है। इस सरकार ने तो अब हाई कोर्ट में जब एक बेरोजगार बालकृष्ण पहुंचा है, तो इसने तो एफिडेविट भी दे दिया कि हम हिमायती हैं और ये कंटिन्यू चीजें रहेंगी। तो इस पे स्पष्ट नहीं है कोई भी। वो महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल उपसमिति बनी थी उस समय। उसने कुछ नहीं किया, पूरे 5 साल निकाल दिए आपकी सरकार में भी। दोष दोनों तरफ है कहीं ना कहीं। उमेश जी। कमेटी बनी थी, उसकी कई बैठकें भी हुई, लेकिन मैं ये फिर ये कह रहा हूँ कि एनटीटी की भर्ती होनी चाहिए। जब आपने डिप्लोमे को ऑथराइज़ किया है, जब आपने उसको मान्यता दी है, तो वास्तव में लोग इसीलिए डिप्लोमास करते हैं कि कहीं उनको नौकरी मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे सरकारी सेक्टर में हो। लेकिन अब ये नौकरियाँ अगर इस तरह से खोलनी है तो खोलें, लेकिन आउटसोर्स करके आप फिर उसको कमज़ोर व्यवस्था को ही खड़ा कर रहे हैं। तो हमारा तो यही मानना है कि कमज़ोर व्यवस्था ना खड़ी हो,
आप उसको सरकारी तौर पर भरें, और वही क्यों भरें, आप हेल्थ में भरिए, आप बाकी डिपार्टमेंट्स में भरिए। यहाँ तो ऐसी हालत है कि जिन्होंने कोविड के दौरान जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, ऐसे लगभग 1800 लोगों को ये निकाल चुके हैं। कुल मिला के जो आउटसोर्स पर रखे गए थे, ऐसे 10,000 लोगों को निकाल चुके हैं। तो कहीं न कहीं स्थायी नियुक्तियों की बात करने वाले अब जो आउटसोर्स पर भी लगे थे, हालाँकि आउटसोर्स का हम हिमायती नहीं हैं, लेकिन आउटसोर्स को भी आप निकाल रहे हैं। जो यंग लोग हैं उसमें एंटर किए हैं, जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जो उसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनको कुछ हेल्प मिलती है, उससे आगे वो और परिस्थितियाँ जनरेट करके अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। ऐसे सारे विषयों को रोकने का काम कांग्रेस कर रही है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस की सोच में ही खोट है। पहले जो हुआ उसमें प्रयास किए गए, पॉलिसी बनाने का भी प्रयास किया गया। वो नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन लेकिन भारतीय 5 जनता साल पार्टी पूरे में प्रयासरत पॉलिसी रही नहीं है। बनी। पॉलिसी पूरे 5 साल नहीं बनी, कहीं न कहीं नीति में तो खोट भाजपा के भी था, तभी तो पॉलिसी बनने नहीं दी उन्होंने। बैठकें ज़रूर होती थी, 2-4 महीने बाद एक बैठक का फ़ोटो और प्रेस रिलीज़ जारी हो जाता। चलिए अमित पठानिया जी जुड़े हैं। अमित पठानिया जी, रोज़गार के दम पे आप आए हो, लेकिन बेरोज़गारों के साथ मज़ाक पहले साल से ही शुरू कर दिया था आपने। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग 1 साल से ज़्यादा समय तक भंग रखा। सारे रिजल्ट रुके, भर्तियाँ रुकी। अब अभी वो क्रियाशील हुआ है, पुनर्गठन उसका हुआ है, लेकिन ना चेयरमैन है, ना सदस्य है, ना स्टाफ है। और वो पुराने रिजल्ट ही जो 2022 के रिजल्ट हैं, 21 के रिजल्ट हैं, वही नहीं निकाल पा रहा। बेरोज़गार तिल-तिल कर मर रहा है। इस समय उसकी हालत ये है कि क्या हमारे रिजल्ट कब निकलेंगे, और आगे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हज़ारों की संख्या में है। अब आउटसोर्स अ, को आपने भी जयराम ठाकुर ने बड़ा प्रमोट किया पिछली गवर्नमेंट में, वीरभद्र जी ने शुरुआत की, जयराम जी ने प्रमोट किया, और आपकी सरकार अब एफिडेविट तक भी कोर्ट में देने लग पड़ी कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं और ऐसा है, वैसा है। अब ये 6297 पद, क्योंकि आउटसोर्स जो है सीधे तौर पे स्पष्ट कहा जाता है कि ये बैकडोर एंट्री है, क्योंकि जो योग्यता है, वरीयता है, अभी भी कई विभागों में, कई प्रोजेक्ट्स में ऐसे लोग लगे हैं जिनकी योग्यता कुछ और है, और वो काम किसी और सीट का कर रहे हैं, जॉब प्रोफाइल उनका कुछ और है, और सारे सिफारशी हैं। इसमें मेरिट पे मुझे नहीं लगता कि 1% भी मेरिट चलती होगी, और आप उनको पैसे काट के उनके हाथ में कैश इन हैंड बहुत कम आ रहा है। इसके हिमायती क्यों हैं आप? जी। देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस चुनावी वेला में हमें याद किया। सबसे पहले मैं भाई उमेश जी से की बात को भी आगे बढ़ाता हूँ कि 5 साल इन्हीं की सरकार रही और केंद्र में भी इनकी सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही। तो इन्होंने नौजवानों को कितना रोजगार दिया है, तो एक श्वेत पत्र जो है वो जारी करें ताकि हमें भी पता लगे कि 5 साल में भाजपा वालों ने कितना रोजगार दिया। रही बात आउटसोर्स की, डॉक्टर आपको भी ज्ञात है कि आपके माध्यम से आपके अखबारों के माध्यम से हमने देखा था और सुना भी था, और हमने वो प्रोटेस्ट भी किया था और विधानसभा घेराव भी हमने किया था कि बैकडोर एंट्रियां जब इन्होंने सेक्रेटरीट में अपने चहेतों को दी, कोई यूपी का, कोई हरियाणा के लोगों को दी, है ना, वो बैकडोर एंट्री होती है। ये बैकडोर एंट्री नहीं होती कि आप आउटसोर्स पे किसी को लगा रहे हो। हिमाचल जब से हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी है, सबसे पहले निर्णय जो उन्होंने, जो फर्जीवाड़ा, जो पेपर लीक मामले, जो भर्ती का सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में पनपा और जिसके दम पे हम सरकार में सत्ता में आए, वह उसके उसको उसको टालने में कोई उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि हमने उन बेरोजगार युवाओं का हमने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। पुलिस भर्ती कांड जो इनके टाइम में हुआ है, कितने पेपर लीक हुए, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच थी। जो हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड था उनको भंग किया और नया बोर्ड बनाने के लिए उन्होंने प्रक्रिया शुरू करी। मैं स्वागत और धन्यवाद करना चाहूंगा इनके द्वारा, भाजपा के द्वारा जो जेआईटी का मुद्दे काफी पनपे थे, उनको हल करने का जो निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके लिए सराहनीय है। रही बात आउटसोर्स जो लो पॉलिसी है, देखिए डॉक्टर साहब, ये पॉलिसी राजा वीरभद्र जी के समय में शुरू हुई थी और काफी लोग जो है आउटसोर्स के माध्यम से इस प्रदेश को सर्व कर रहे हैं और विभिन्न विभिन्न पोस्टों में बैठ के, तो स्वागत के योग्य है। रही बात स्थायी नौकरी की, देखिए 5,000 से ऊपर अभी आने वाले 1 महीने में, 1.5 महीने में
हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा एक 5,000 लोगों कांस्टेबलों की भर्ती निकाली जाएगी, वो स्थायी रूप से होगी। देखिए, इनकी इस सरकार की एक मंशा तो है कि युवाओं को कुछ ना कुछ दें। पूर्व में जो सरकार रही है, आप ही के द्वारा बोला गया है, मैं तो उसमें ऐड कर सकता हूँ, मैं उसमें कट पेस्ट नहीं कर सकता। आपके द्वारा ही बोला गया कि कोई रोजगार पॉलिसी नहीं बनी। अगर ये जयराम जी इतने सक्षम थे, तो 5 साल क्यों नहीं इन्होंने पॉलिसी बनाई आउटसोर्स के ऊपर? क्यों नहीं उसके ऊपर काम किया गया? जो भी किया, अब जो भी काम हो रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार की दिशा निर्देश पे हो रहा है। तो ये तो कोई फिक्स नहीं है ना कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर जी 1 साल हुए आए हुए, तो वो सब कुछ वो जादू नहीं छड़ी नहीं, लेके 1.5 साल हो गया उनको, 1.5 नहीं साल हो डॉक्टर गया साहब अमित जी देखिए, को। तो डॉक्टर नहीं साहब नहीं देखिए, नहीं, तो सुनिए हर चीज सुनिए, पे नहीं नहीं मौका बचा जा सकता, नहीं बचा जा नहीं सकता इन चीजों से, नहीं जवाबदेही डॉक्टर से साहब नहीं हम बचा बच जा गए, सकता। बच सवाल क्या हम है? बच गए, सवाल ये है, हम सुनिए, लगभग जो प्रवीण जी एक आंकड़ा बता रहे थे कि 50,000 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल का एनटीटी कोर्स किया है, और इतने ही बच्चे 1 साल के कोर्स वाले हैं, लाख के करीब बच्चा है। आपने 6297 रखना है, और इसके लिए क्या मापदंड होंगे? क्योंकि आउटसोर्स एजेंसी को बोल दिया जाएगा इस फलां स्कूल में इसको रख दो। एक तो उसमें रोस्टर लागू नहीं होगा, सबसे बड़ा जो हमारे संविधानिक जो हक देता है, ये आउटसोर्स में रोस्टर कभी लागू नहीं होता, ठीक है? जो पिछड़ी श्रेणियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, वो और पिछड़ जाएंगी इससे, ठीक है? और आप एक जीएसटी, एक मोटा 18%, मतलब 42,000 एम्प्लॉई हैं इस समय, 6,000 तो ये और डालिए, लगभग 50,000 हो जाएंगे, और सैकड़ों करोड़ हर माह जीएसटी आप केंद्र के खजाने में भर रहे हैं, और वो उन बच्चों का है जो काट रहे हैं। 5% एजेंसी चार्जेस भी काट रहे हैं आप। तो ये कौन सा न्याय है उनके साथ? 10,000 रुपया बोला जा रहा है, मिलेगा 7,000 रुपया। जी, नहीं पठानिया देखिए जी। डॉक्टर साहब आप जैसा आप कह रहे हैं कि जी हाँ, जी डॉक्टर साहब आप जैसे कह रहे हैं कि 150 पठानिया जी, चलिए, पठानिया जी का संपर्क कट गया। प्रवीण जी, ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, रोस्टर अप्लाई नहीं होगा, और जीएसटी मोटा केंद्र के खजाने में जा रहा है ना? तो इसकी क्या? डॉक्टर साहब देखिए मैं आपको नहीं डॉक्टर साहब आप एक बात को समझिए 18% संपर्क कट रहा जीएसटी है, जो शायद एजुकेशन के मौसम ऊपर खराब होने की। ये सारी की सारी आपकी केंद्र के नीतियां नियत के और नीति के हिसाब से बनी है। डॉक्टर साहब देखिए, 47 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आ रहा है, 10% हिमाचल प्रदेश सरकार को डालना है, जी, और ये लगभग 52-53 करोड़ रुपए हो जाता है, और हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं करना चाहती, उन्हीं पैसों को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। और मुझे तो ये लग रहा है, जिस तरह से ये नई पॉलिसी को मैंने पढ़ा, जिस तरह से ये भर्ती करवाना चाहते हैं, और कुछ लोगों को इसमें नहीं लिया जा रहा है, जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से हैं, जिन्होंने 1 वर्ष का डिप्लोमा किया, उनकी कोई गलती नहीं है। नेचुरली वो कोर्ट में चले जाएँगे। अगर वो कोर्ट बिल्कुल। चले जाते हैं, तो ये भर्ती फिर से रुक जाती है। तो मुझे पहले तो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं लूप होल छोड़े गए हैं, ताकि जो है ये भर्ती जो है कोर्ट के अंदर फँस जाए, और ये कहा जाए कि हम तो देना चाहते थे, परंतु कोर्ट की वजह से ये रुकी पड़ी है। सरकार की मंशा मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी, मुझे ये लग रहा है कि सरकार यहाँ पे पूरी तरह से फेयर नहीं है। जी, दूसरा, आउटसोर्स के ऊपर, आउटसोर्स के अगर आप लोग देखेंगे, तो आउटसोर्स में जिन कंपनियों की बात बालकृष्ण जी भी कर रहे हैं, उनमें अधिकांश कंपनियां जो हैं वो राजनेताओं की है। बिल्कुल, और जिन नेताओं को इनके मेंबर बनाया था, उनके बच्चे और बेटियों के नाम पे तो ये हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो पिछली बार क्यों देखा नहीं, चाहेंगे जल कि शक्ति विभाग जल शक्ति अरे विभाग करोड़ों रुपए आउटसोर्स कंपनियों को चले गए उसके बिल्कुल, आप सोचो वो पिछली क्यों सरकार में। बनाएंगे, जहां वो बिल्कुल, एक-एक बच्चे से 3-3 हजार रुपए एक-एक बच्चे के सिर के ऊपर कमा रहे हैं, वो क्या अपने रोजगार के ऊपर लात मार देंगे? हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स जो कंपनीज हैं, वो मैक्सिमम नेताओं के करीबी लोगों की है, जी, और ये पैसा कमाने का सबसे बड़ा मतलब धंधा आज हिमाचल प्रदेश में है। कोई भी नहीं चाहता इस धंधे के ऊपर लात लगे। जब तक रोज बेरोजगार युवा खुद सामने नहीं आएंगे, ये आउटसोर्स बंद होने वाला नहीं। आप आउटसोर्स का सबसे गंदा उदाहरण देखिए। कुछ साल पहले, शायद 2003-4 की बात है, कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन के नाम पे टीचरों की भर्ती हुई। आज बिल्कुल, वो आजकल वही तो वैसे ही टीचर जो चल रही है। 4-5 क्लासेस ले रहे हैं,
और उनसे बड़ा शोषण किसी का क्या हो सकता है कि एक साथ उनके साथ वाला जो टीचर है वो 1 और 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और वो 15 और 16,000 रुपए लेते हैं, पढ़ाते उतने ही है। बिल्कुल उसी स्कूल के अंदर हैं, उतने ही पीरियड लेते हैं। एक टीचर जो है 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है और एक 16,000 रुपए ले रहा है। जिस तरह से उमेश जी ने कहा ये मानवता के विरुद्ध है, ठीक है, ये मानवता के विरुद्ध है, पर जिनको ठीक करना था वो आखिरकार ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं, अगर सही मायने में कोई ईमानदार है तो निकाल के देखिए ना कि किसकी आउटसोर्स कंपनियां हैं। तो इस समस्या का जो मूल है वो है रिश्तेदार, नेताओं के रिश्तेदार, नेताओं के करीबी, खुद नेता जिनकी आउटसोर्स कंपनियां हैं। और ये कभी नहीं चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर से ये बीमारी जाए। और कांग्रेस को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं अमित जी से बोलता हूं कि अमित जी मत डिफेंड करिए, ऐसी पार्टी में रहिए भी मत जो बोलती कुछ और करती कुछ और है। अगर आपकी सबसे बड़ी नेता ये कहती है कि मैं 1 लाख नेताओं को, युवाओं को रोजगार दूंगी, और आप दे नहीं पा रहे हो, और उसके बाद आप बहाना ढूंढ रहे हो कि 5,000 देंगे, 6,000 देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने भी वैसा किया था। अरे भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की थी तो आप भी चोरी करेंगे क्या? ये एक ही राह पे चल रहे हैं सब। ये एक ही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, सिर्फ ये बारियां बदल रहे हैं कि तू मुझे बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे हैं दोनों सरकार। बिल्कुल, ये एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं। जब एक सत्ता में आ जाता है तो वो दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, जब दूसरा सत्ता में आ जाता है तो पहले को प्रोटेक्ट करता है। इनके लिए मैंने कहा कि ये जो सिर्फ और सिर्फ जो है 15 लाख जो बेरोजगार युवा है उनके साथ ये ठगी कर रहे हैं मिलकर। दोष भारतीय जनता पार्टी या दोष कांग्रेस पार्टी में नहीं है, नहीं इनकी नीतियों में दोष है, दोष है इनके नेताओं में। जो नेता आज सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं, उनको जनता की सेवा से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपनी सेवा करना चाहते हैं और अपनी सेवा के चक्कर में वो शोषण कर रहे हैं बेरोजगार युवाओं का। बिल्कुल। देखिए अमित जी जितनी भी आउटसोर्स कंपनी है 155 कंपनियां सक्रिय हैं और राजनेताओं से लिंक्ड है कहीं ना कहीं। अभी विधानसभा सत्र में पिछले साल सवाल जवाब हुए, एक कंपनी जो कि जल शक्ति विभाग में बड़ी 5 साल सक्रिय रही उसके बारे में आया, और आपके उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जो जल शक्ति विभाग भी देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी। आज तक जांच नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है? वो क्या बेरोजगारों के साथ सभी मजाक करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, ये जी नहीं, देखिए डॉक्टर साहब प्रवीण जी के पास बहुत सटीक आंकड़े हैं। तो प्रवीण जी ने जैसे कहा कि नेताओं की खुद की आउटसोर्स कंपनियां रही होंगी, तो ये भाजपा के नेताओं के नजदीकी लोगों की, रिश्तेदारों की और उनके करीबी लोगों की। नहीं वो देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको वही बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि देखिए माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब से आए हैं, उनको रोजगार की चिंता, रोजगारों की चिंता है, तभी वो हर कदम पे स्ट्रिक्ट फैसला ले रहे हैं। रही बात मुकेश अग्निहोत्री जी की, मुकेश अग्निहोत्री जी आज 5 बार के प्रदेश में अपने विधानसभा में की हुई बात पे उन्होंने अमल क्यों नहीं किया? उप मुख्यमंत्री के रूप बेरोजगार पूछ रहे हैं कि विधानसभा में उन्होंने जो बात कही उस पे अमल क्यों नहीं हुआ? जांच क्यों नहीं हुई उस कंपनी की? वो फिर से काम कर रही है कंपनी। वो डॉक्टर साहब मैंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री, डॉक्टर साहब जितना मुकेश अग्निहोत्री जी को हम और पूरा प्रदेश जानता है, वो जो बोलते हैं उस बात पे अड़िग रहते हैं और उस बात को मना के ही रहते हैं। रही बात किस वजह से वो अभी तक चुप है, देखिए मैं उनके व्यक्तिगत बात पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि अभी उनके 2-3 महीने से वो वैसे ही डिस्टर्ब चले हुए थे। और मैं आपको स्वस्थ करवाता हूँ यहाँ से कि ये मान्य मतलब कि चोर दरवाजे से नौकरियों की प्रथा जारी रहेगी। हमें जी आपकी पार्टी भी करेगी, भाजपा ने भी वही किया, आप भी वही करेंगे। जी उमेश जी, आवाज आ रही है उमेश जी? हाँ देखिए आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं इसमें फिर ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में आउटसोर्स कंपनीज होना और आउटसोर्स एम्प्लॉइज की भर्ती करना ये कहीं भी इलीगल नहीं है। ये प्रवीण जी एक एडवोकेट भी हैं, वो जानते हैं। कहीं कोई किसी ऐसे रिमोट एरिया में अगर कोई आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो 1 साल में कंप्लीट होना है और आपको उसके लिए मैन पावर चाहिए,
तो आप उसके लिए अगले 40 साल तक की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। वो आपको आउटसोर्स करके कुछ पर्टिकुलर एजेंसीज को हायर करना पड़ता है, जिसमें वो आउटसोर्स कर्मचारी देते हैं। एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन वास्तव में विडंबना उमेश ये जी, है कि उमेश जी, जब आप मेरी बात पूरी होने हाँ दीजिए फिर। जी बोलिए। जब आप ऐसी एजेंसियों से स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लोगों को आउटसोर्स पर नियुक्ति कर लेते हैं, जब आप ऐसी एजेंसी से लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं, जब आप ऐसी एजेंसी से जो लगातार होने वाले मध्य काम प्रदेश हैं में उनको, आपकी नर्सिंग का सबसे बड़ा भंडार मैं है। आपके पास आ रहा हूँ, मेरी बात बोलने तो सुन दीजिए, लीजिए जी पूरा। बोलने मेरी दीजिए। बात सुन हाँ, लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकार के जो काम हैं उसमें तो आप आउटसोर्स मत घुसाइए ना जी। आप एक, जो प्रवीण जी ने कहा कि एक कंप्यूटर टीचर को 1.5 लाख मिल रहा है, एक को 9,000 रुपया मिल रहा है, 10,000 रुपया मिल रहा है, तो ये मानवता के ही विरोध में है। एक आउटसोर्स कर्मचारी 25 साल की उम्र में नौकरी करता है और 50 साल की उम्र में भी आउटसोर्स पर ही लगा है, तो उसके उसके तो आपने नैतिक अधिकारों का ही हनन कर लिया है। आउटसोर्स पर अपॉइंटमेंट करना, आउटसोर्स एजेंसीज को सेवाएं लेना, वो स्पेसिफाइड कुछ एरियाज में हो सकता है कि जहां पर उनकी स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, जहां वो शॉर्ट टर्म के लिए कोई काम करना है या शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है या कोई स्पेशल सर्विसेज देनी है, वहां पर हो सकता है। लेकिन जब आप शिक्षा में इसको घुसा देते हैं, स्वास्थ्य में इसको घुसा देते हैं, हर जगह सामाजिक घुस के सरोकार के आइए, विषयों में उसको उमेश घुसा जी, देते हैं, तो हर उसका जगह विरोध घुस के होना आए, चाहिए। और कांग्रेस यही कर रही है। हर जगह घुस कांग्रेस के यही आए। कर रही है। चलिए, कांग्रेस यही चलिए, कर रही है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स से भर्तियों का एक नया पिटारा खुलने जा रहा है। 6297 भर्तियां होंगी प्री प्राइमरी टीचर की, यानी एनटीटी की, और लगभग 1 लाख लोग यहाँ के बच्चों ने, किसी ने 1 वर्ष का, किसी ने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है। अब चयन का क्या आधार होगा, क्योंकि आउटसोर्स कंपनियां इनको एम्प्लॉय करेंगी। बैकडोर भर्ती का पूरा खतरा है उसके ऊपर। और आउटसोर्स के लगभग 42,000 एम्प्लॉय अभी हैं, और ये आंकड़ा बढ़कर 50,000 तक पहुंच जाएगा। और चिंता कोई भी सरकार नहीं कर रही है। रोजगार देने के नाम पे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार भी उसी डरे पे चल रही है जिस डरे पे पिछले 5 साल भाजपा की सरकार चलती रही। बेरोजगारों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं अपने भविष्य को लेके। और बालकृष्ण एक बेरोजगार हैं, उन्होंने 2022 में एक मुकदमा दायर कर रखा है, जो अभी लगा भी था और 15 जुलाई को लगेगा। उसमें सरकार की तरफ से एफिडेविट दे दिया गया कि वो आउटसोर्स की हितैषी है। यानी कि ये प्रथा चलती रहेगी। पिछली भाजपा की सरकार पूरे 5 साल तक कैबिनेट सब कमेटी मजाक उड़ाती रही बेरोजगारों का। हर 3-4 महीने बाद एक बैठक कर लेती थी, लेकिन कोई भी पॉलिसी ड्राफ्ट नहीं की गई। यही सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।